मित्रों, संसद से संबंधित यह आखिरी वीडियो है और इसमें हम लोग संसद का कामकाज देखेंगे और जो कुछ भी पॉइंट संसद से संबंधित रह गया था उसे भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर संसद के सदस्य संसद भवन में बैठते हैं तो 11 बजे से भोजन अवकाश तक प्रथम बैठक होती है कि वहां पर एक बार बैठते हैं, जैसे बच्चे जो है इंटरवल तक बैठते हैं। उसके बाद भोजन अवकाश से पीठासीन अधिकारी जब तक सदन को स्थगित ना कर दे, अच्छा स्थगित, विघटन, सत्रावसान, सत्र, ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो ये 2 बैठक हो जाती है। ठीक, मोटा मोटा समझ में आ गई बात। और जब बैठते हैं तो प्रश्नोत्तरी होती है। तो सबसे पहला जो घंटा होता है 11 से 12, तो आप सोचिए इनका स्कूल जो है 11 बजे से चलता है, तो 11 से 12 का जो समय होता है वह होता है प्रश्नकाल। प्रश्नों के प्रकार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। प्रश्नों के प्रकार में सबसे पहला है तारांकित प्रश्न। यहाँ पे तारा भी बना हुआ है, तारा सितारा, ये देखिए ऐसे, तो तारांकित प्रश्न हो गए जिनके ऊपर स्टार बना रहता है। तारांकित प्रश्न जो है 15 दिन की पूर्व नोटिस आवश्यक होती है। जैसे अगर किसी मंत्री से कोई सदस्य पूछना चाहता है तो 15 दिन की पूर्व नोटिस जरूर देगा सदन को, और इसका उत्तर जो है मौखिक देता है मंत्री, या ठीक है, तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री जो है मौखिक उत्तर देता है। और अगर कोई चीज मौखिक होगी, जैसे मैं पूछूंगा कि बताइए कि आपने जो है फला सत्र में कितने जो है अनाज उत्पन्न किए, तो वो कहेगा इतना, तो मैं कहूंगा कितने, कौन सा बीज आपने प्रयोग किया। मेरा कहने का मतलब तब यहाँ पे जो है अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मंत्री को या जिस सदस्य से पूछा गया है वो उसका उत्तर देगा भी, ठीक है। पर लिखित में यह ऑप्शन समाप्त हो जाता है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, बात बन जाएगी। तारांकित प्रश्न ऊपर स्टार बना रहता है, 15 दिन की पूर्व नोटिस, मौखिक उत्तर चलेगा, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब एक प्रश्न का जब उत्तर दे रहे हो तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा भी पूछा जा सकता है, मौखिक में ऐसी संभावना बनी रहती है। आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे, जिसे बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। यह होता है, इसका जो उत्तर होता है लिखित दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भाई कोई लिखित उत्तर देगा तो कैसे पूरक प्रश्न आप पूछेंगे। जैसे हमने पूछा कि फला सत्र में आपने कितना अनाज उत्पन्न किया, उसने लिख दिया 45 कुंटल या जो भी लिखा, तो उसमें थोड़ी ना पूछूंगा कैसे उत्पन्न किया, फिर वो लिख के देगा, तो यहाँ पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। आगे आते हैं अल्प सूचना का प्रश्न। यहाँ पे भी मौखिक उत्तर मिलेगा, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अल्प सूचना के प्रश्न होते क्या हैं उसे देख लेते हैं। इनका संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक विषय से संबंधित होता है, और यहाँ पर 15 दिनों से कम की अवधि की जो ये एक लगा होता है, कोई भी साधारण प्रश्न पूछने के लिए 15 दिन की जो है अग्रिम नोटिस आवश्यक होती है। पर यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो 3 तरह के प्रश्न हो गए हैं मित्रों। एक चौथा टाइप भी होता है मित्रों, यहाँ पर जो है उसको हम कह सकते हैं गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? जो मंत्री के अलावा जो भी होंगे उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। तो उनसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? मान लीजिए कोई विधि है, विधेयक है, उसको बनाने में समिति की अवस्था में वो भी सदस्य था उसमें, तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न को बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। आगे आते हैं मित्रों, शून्यकाल होता है। शून्यकाल जो है 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है। तो 12 बजे जैसे टाइम देखेंगे तो आप ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो 12 बजे से जो शुरू होता है तो शून्यकाल बोल दिया जाता है। संसद के प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, यह एक नवाचार है। 1962 से शुरू हुआ है यह नवाचार, शुरू से नहीं था, 1962 से शुरू हुआ है। संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि कोई औपचारिकता नहीं होती, या हम कह सकते हैं अनौपचारिक है, इस वजह से इसका महत्व जो है अधिक होता है। जैसे कोई औपचारिकता नहीं है तो कोई भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है आसानी से, ठीक। अब इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। शून्यकाल मतलब 12 बजे से। आगे आते हैं, ये सारी चीजें प्रक्रिया में नहीं है, ठीक है, नवाचार है, तो ये ध्यान देना है हमें। आगे आते हैं आधे घंटे की चर्चा। यहाँ पे मित्रों सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ध्यान दीजिएगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार बैठक के अंतिम आधे घंटे में, और सामान्यतः वह 5:30 से 5:30 के बीच का होता है। तो इस समय आधे घंटे का प्रश्न पूछा जाता है, और विषय क्या होगा? लोक महत्व का होगा। पूछा जा सकता है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा में ये जो है सभापति किसी दिन भी निश्चित कर सकता है। मतलब ये जो सोम बुध शुक्र वाला सिस्टम है ये लोकसभा के लिए है। आगे आते हैं अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा जो है यह व्यवस्था 1953 में शुरू की गई है। संसद सदस्य
अविलंबनीय मतलब अर्जेंट तथा लोक महत्व के मुद्दे सचिव को सूचित करते हैं। सबसे पहले जो महासचिव होता है सदन में, ठीक है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की अगर अनुमति दे देगा तो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर, कार्य मंत्रणा समिति जो किस समय में कौन विधेयक पेश किया जाएगा, कब चर्चा होगा, तो एक प्रकार से मतलब टाइम टेबल बनाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। पिछला वीडियो डिटेल में बनाया गया है, प्रश्न बनता है। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 2 दिन सप्ताह में 2 दिन प्रति सप्ताह का समय निर्धारित किया जा सकता है। अन्य नाम इसे 2 घंटे की चर्चा कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। पर यहाँ पे हमें ध्यान देना है अल्पकालीन चर्चा, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन दिया जा सकता है, 2 घंटे की चर्चा कहते हैं। पीठासीन अधिकारी अनुमति देगा, ठीक है। और मुद्दा यह है कि यह लोक महत्व का होना चाहिए और अविलंबनीय होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मित्रों प्रस्ताव और संकल्प। प्रस्ताव और संकल्प, अब यहां से जो है और इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है। तो प्रस्ताव को मोशन कहा जाता है, संकल्प को रिजोल्यूशन कहा जाता है। संसद की कार्यवाही इन्हीं दोनों के माध्यम से संचालित की जाती है या चलाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये संसद की कार्यवाही के साधन हैं। आई बात समझ में? मतलब संसद कैसे चलता है? इन्हीं संकल्प और प्रस्तावों के माध्यम से चलता है। ध्यान दीजिए, जैसे कुछ भी काम होता है, सदन को अगर कोई काम है तो वह प्रस्ताव पेश करेगी कि भैया अब जो है वेतन बढ़ाना है या कोई भी बात है, तो वो प्रस्ताव पेश करेगी और प्रस्ताव पे फिर होगी वोटिंग, यस और नो। यस हुआ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना जो है वहीं रह जाएगी। तो प्रस्ताव मतलब चूंकि वेतन वाला तो मान लो अधिनियम से होता है, तो मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे दिया। कोई बच्चा सोचेगा कि ये बार बार वेतन पे ही जाता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई कार्य है तो उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री या प्राइवेट सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सदस्य भी इसे पेश कर सकते हैं प्रस्ताव को। प्रस्ताव मान लो पेश हुआ, फिर वोटिंग होगी, यस और नो। कौन वोटिंग करेगा? सदस्य करेगा। और अब संकल्प की बारी है कि संकल्प क्या है? संकल्प प्रस्ताव का एक प्रकार है, पर ऐसा प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो, उसी के एक भाग को क्या कहा जाता है? संकल्प कहा जाता है। संकल्प के बारे में और डिटेल में वीडियो में जो है आगे जो है दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं सदन का कार्य क्या होता है। देखिए ध्यान से, सदन का कार्य, तो भाई सदन का कार्य है कि पहले विधेयक पारित कर दे, ठीक है। ये विधेयक पारित होगा, फिर बाद में एक्ट बनेगा, मतलब ये कानून बनेगा, और इसी कानून के तहत जो है चीजें चलती हैं देश में, कानून व्यवस्था लागू रहता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो पहला चीज विधेयक पारित करना। तो कौन कौन से विधेयक? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 2। ये सारे विधेयक को मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो आप वहां जाके उसको तुरंत रिवाइज करिए या नोट्स रिवाइज करिए। फिर प्रस्ताव पारित करना, और प्रस्ताव पारित हो गया है तो भाई इन दोनों पर विचार विमर्श होगा और प्रश्नोत्तरी भी होगी कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। तो इतने कार्य हैं संसद के, ठीक। तो आगे आते हैं अब आते हैं मित्रों, जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड बीच में जो हमने क्या किया है, बीच में हमने यहाँ पे दिखाया है प्रस्ताव को। तो अब प्रस्ताव चूंकि हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अब इसको हम लोग और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या होता है? जो किसी पर डिपेंड ना हो, निर्भर ना करे, स्वतंत्र हो। अच्छा, स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है कि मान लीजिए पहले से कोई प्रस्ताव है, उसको बदलना है, तो हम उसके स्थान पे लाएंगे कि भैया उस स्थान पे एक नया प्रस्ताव आ रहा है। एक होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रस्ताव, तो उसे हम बोलेंगे महत्वपूर्ण प्रस्ताव। अगर उसको बदलने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है, पहले के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि इसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कुछ जोड़ना घटाना है, कुछ जोड़ना है या हटाना है, तो पूरक प्रस्ताव लाया जाता है। तो 3 प्रकार के प्रस्ताव ऐसे आप समझ गए। महत्वपूर्ण जो इंडिपेंडेंट हो, उसको बदलना हो तो स्थानापन्न, अगर उसमें कोई चीज जोड़ना घटाना हो तो पूरक प्रस्ताव, ठीक है। अब जो है संकल्प के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, पर एक बात आ ही गया है तो देख लीजिए, संकल्प जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव का एक अंग है, अंश है, एक ही बात है, और इस पर वोटिंग अनिवार्य है। तो मैं चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है तो इंतजार नहीं करूंगा आगे आए। तो प्रस्ताव पे हो सकता है यस और नो वोटिंग हो, पर संकल्प पर अनिवार्यतः वोटिंग होती ही होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जरा से प्रकार पर। तो एक हो गया विश्वास प्रस्ताव, एक हो गया अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। ऐसे
स्थगन प्रस्ताव, तमाम प्रस्ताव हैं, तो सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। पर जो महत्वपूर्ण हैं, ये 3, 4, 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको देख लेते हैं। और एक ट्रिक आने वाला है, आप देखिए उसको, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं विश्वास प्रस्ताव पर मित्रों। मंत्रिपरिषद की तरफ से लोकसभा में प्रस्तुत, तो कौन कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद। किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। तो ध्यान देना जाए, ऑप्शन देगा कि विपक्ष का सदस्य राज्यसभा में प्रस्तुत करता है। गलत, विपक्ष नहीं करता, राज्यसभा में नहीं होता, मंत्रिपरिषद करता है, लोकसभा में करता है। ठीक है, आगे देखिए। अगर पारित हो गया तो इसका आशय यह है मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन है। एक अनुच्छेद है 75, वो कहता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल होना चाहिए। तो मतलब कि विश्वास प्रस्ताव का संबंध अगर हम देखें तो अनुच्छेद 75 से लगाया जा सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये नियम में इसका उल्लेख नहीं है, ये ध्यान देना है। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? मंत्रिपरिषद लाता है। उसके बाद कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। ठीक है, और पारित होना आवश्यक है। इससे हमें पता चलता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा राज्यसभा सब जानते होंगे, मुझे पता है। ठीक है, और यहाँ पे बताना भी ठीक नहीं है, तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में इसके लिए। ठीक, क्योंकि इतनी बड़ी बातें आप पढ़ रहे हैं और मैं लोकसभा राज्यसभा बताने लगूँ तो थोड़ा सा इंसल्ट टाइप का होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आते हैं मित्रों। यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। भाई, हमें विश्वास दिखाना है कि हमें लोकसभा में मत हासिल है, तो ये तो कोई दिखाएगा जो लाभ में हो। जैसे भाई मंत्रिपरिषद वगैरह जीत के आए हैं तो इनको दिखाना पड़ेगा बार बार कि भाई हम विश्वास में हैं। लेकिन अगर किसी विपक्षी को लगता है कि ये अपना विश्वास लोकसभा में खो चुके हैं तो वो लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। मतलब कौन लाता है? विपक्ष लाता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाता है, लोकसभा नियम में लिखा हुआ है, उल्लेख है, तो ये ध्यान देना है। सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, वरना पता चला हर विपक्षी दल खड़ा होगा, ये खड़े हो गए और कहे कि मुझे लाना है वो प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, चलो भैया, फिर से जो है जो जीती हुई जो पार्टी जीत के गई है, जिसके एमपी बैठे हुए हैं, वो बार बार वोटें दिलवा रहे हैं, चलो आज भी हासिल है, कल भी हासिल है। नहीं, 50 सदस्यों का आपको समर्थन जरूर होना चाहिए जो प्रस्ताव आप लाने वाले हैं। प्रस्तुत होते ही, जैसे मान लो कि ये प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया, तो जो बाकी अगर कोई चर्चा चल रही है किसी प्रस्ताव पे तो वो समाप्त हो जाएंगी, मतलब रुक जाएंगी, सॉरी समाप्त नहीं होंगी, रुक जाएंगी, हटा दो इसको। अगर कोई और प्रस्ताव है तो वो रोक दी जाएंगी, मतलब इन्हें सब प्रस्ताव पर डोमिनेंस मिल जाता है। ठीक है, और प्रस्तुत होते ही अन्य सभी प्रस्ताव रोक दी जाएंगी और ये पारित होने पर सरकार गिर जाएगी। अगर ये विधेयक प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। गिरने का मतलब सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। और इसका उपस्थित और मतदान करने वाला बहुमत होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत। मान लीजिए कि प्रेजेंट हैं 100 पर वोटिंग करना चाहते हैं 80, तो 80 का बहुमत देखा जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं मित्रों निंदा प्रस्ताव पर। तो निंदा भी प्रस्ताव, तो ये बताइए विपक्ष ही लेके आएगी? भाई, निंदा करना है हमें, तो जो सरकार जो जीता हुआ है वो क्यों लाएगी निंदा प्रस्ताव? अपनी निंदा थोड़ी नहीं करवाएगी, तो विपक्ष लेके आता है। किसके खिलाफ लेके आता है? या तो किसी मंत्री से उसको कोई निंदा है, तो या तो किसी मंत्री के समूह से है, मंत्रियों लिख दे रहा हूँ, या तो मंत्रियों से है, या पूरे पूरे मंत्रिपरिषद से है। तो विपक्ष द्वारा लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। मंत्री या मंत्रिपरिषद या मंत्री को मैंने बाद में लिख दिया यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के विरुद्ध कौन लाता है? विपक्ष लाता है, लोकसभा में आता है। पर निंदा का आधार बताना जरूरी है। ऐसे ही नहीं खड़े हो गए ये जो है बोलने लगे कि हेलो जो है मंत्री जी, मैं आपकी निंदा करता हूँ, आ गया निंदा प्रस्ताव। तो ऐसा नहीं है, इनको जो है कारण बताना पड़ेगा कि अब मैं किस वजह से निंदा कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गलत जानकारी दे दिए हो या कुछ ऐसी बात हो, ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव, या जो है कोई बहुत कारण हो सकता है मेरा कहने का। तो अब आते हैं एक ट्रिक पे मित्रों। ट्रिक ये है कि एक मेरा मित्र है अविनाश, तो वो लोकसभा में एमपी है, मान लो, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं भाई कि हमारा कोई मित्र है वो लोकसभा में एमपी है। तो अविनाश कॉमन नेम है, लगभग सबका कोई ना कोई मित्र होगा अविनाश। तो आ से हो गया अविश्वास प्रस्ताव, वी से हो गया विश्वास प्रस्ताव, ना से हो गया निंदा प्रस्ताव। और इन तीनों के बाद छोड़ो, अविनाश था कौन? अविनाश था एमपी। कहाँ पे एमपी था? लोकसभा में।
ठीक है, चुनाव लड़के गया था, वो कहता था कि भाई हमें दान में नहीं चाहिए, हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे। तो अविनाश लोकसभा में एमपी है, आपका मित्र है। आ से हो गया अविश्वास, वा से हो गया विश्वास, ना से हो गया निंदा। तो मतलब ये तीनों कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। विश्वास जो है मंत्रिपरिषद लाता है, अविश्वास विपक्ष लाता है, निंदा विपक्ष लाता है। अविश्वास के लिए 50 सदस्यों को क्या होना चाहिए? समर्थन हासिल होना चाहिए। चलिए आगे लाते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। बहुत इजी है धन्यवाद प्रस्ताव, इसको समझाते हैं हम आपको, पढ़ लीजिएगा आप, पॉज करके पढ़ लीजिए, लेकिन मैं पहले समझा दूं तब पॉज करिए। जैसे होता क्या है मित्रों, जैसे में होता क्या है कि नई लोकसभा गठित हुई, नई लोकसभा से आशय क्या है कि पुरानी जो 5 साल था पूरा हो गया, चुनाव हुआ तो नई लोकसभा बन गई, या सन 2021 मान लो अभी बीतेगा, 2022 आएगा, तो वर्ष में पहली बैठक या नई लोकसभा की पहली बैठक को जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त सदन बुलाते हैं कि दोनों लोग एक साथ बैठते हैं और उस संयुक्त सदन को भाषण देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कब कब देते हैं? एक तो जब नई लोकसभा, और दूसरा क्या था? दूसरा यह था कि जो वर्ष में पहला, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, पर ये अभिभाषण एक्चुअली में जो हमारी सरकार होती है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो जीती वाली पार्टी होती है, वो जो है उसका मैनिफेस्टो होता है एक प्रकार से, उसे जो है सरकार वो राष्ट्रपति पढ़ता है, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। उसके बाद एक प्रस्ताव लाती है सरकार, जिसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। मतलब कि वो यह दिखाना चाहती है कि मेरा बहुमत यहाँ पे है। अगर पारित नहीं हुआ तो, लोकसभा में अगर नहीं पारित हुआ मित्रों, तो सरकार गिर जाएगी। चूंकि देखो धन्यवाद प्रस्ताव, वहां अविनाश वाला काम खत्म हो गया था, तो मतलब कि अविनाश के अंतर्गत ये नहीं आता था, मतलब ये दोनों में होगा। अगर लोकसभा में पारित नहीं हुआ, सरकार गिर जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। राज्यसभा में अगर नहीं गिर जाएगी सरकार, ध्यान देना है। राज्यसभा में अगर नहीं पारित होगा तो आलोचना होगी। ठीक है, आगे आते हैं, ये हो गया, इसको पूरा वही चीज है। अब आगे आते हैं मित्रों, जो टर्म है वो है स्थगन प्रस्ताव। क्या है स्थगन प्रस्ताव? अगर किसी अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है, ठीक है, उसकी चर्चा करने के लिए नियमित कार्यवाही का स्थगन। भाई अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आ गई है, तो उसकी चर्चा करने के लिए जो नियमित कार्यवाही चल रही है उसका स्थगन करना है, तो इसी के लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। पर एक समस्या है, मतलब एक स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन प्लस पीठासीन अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। कोई सदस्य पक्ष या विपक्ष में पेश कर सकता है, स्थगन प्रस्ताव को कोई भी पेश कर सकता है, चाहे पक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का हो। तो ध्यान देना है, यह सिर्फ पक्ष के द्वारा पेश किया जाता है गलत, या सिर्फ विपक्षी के द्वारा पेश किया जाता है गलत, या किसी द्वारा कोई सदस्य पेश कर सकता है। दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। पारित होने पर क्या होगा? पारित होने पर जो नियमित कार्यवाही है, नियमित कार्यवाही मतलब जो चल रही है, वो रोक दी जाएगी, भैया रुकिए। और जो लोक महत्व की चर्चा है, कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा, उसको शुरुआत कर दी जाएगी। पर यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है, कुछ शर्तें हैं इसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा कि एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक से अधिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, तत्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना, पुराना व साधारण नहीं, कोई तुरंत करंट का घटना हो और महत्वपूर्ण घटना हो, उसी के लिए जो है ये प्रस्ताव लाया जाता है। तीसरी बात, लोक महत्व का हो, निश्चित तथा तथ्यात्मक हो। अब कब कब नहीं लाया जाएगा ये ध्यान देना है। न्यायालय में मान लो विचाराधीन हो, या संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित हो, जुड़ा हो, ऑलरेडी चर्चा हो गई हो सत्र में। पता चला, सत्र मतलब कि जो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है, उसके दौरान मान लो किसी में चर्चा हो गई है, तब कोई लेके आता है, पता चला बहुत होनहार बनने के लिए खड़े हो गए, अरे मैंने ये बात सोची है, बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए बताइए। तो कोई बोलेगा भैया ये सत्र में हो चुकी है बातचीत, इसको नहीं लाया जा सका, स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। उसके बाद किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो सकती है। तो मतलब अगर किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो सकती है, तब भी यह प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्थगन प्रस्ताव क्या है कि चर्चा चल रही है, तो हम जो है बताते हैं कि भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको जो है हमें डिस्कस करना है, तो ये जो चर्चा चल रही है इसको रोक दो, इसको क्या करो, रोक दो। चलो भैया रुक गई। 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए इस प्रस्ताव के लिए, स्थगन प्रस्ताव के लिए, और ऊपर से पीठासीन अधिकारी की अनुमति हो। तो ये जो समर्थन और अनुमति में ही पता चल जाता है कि हमें कौन कौन सा प्रस्ताव नहीं लाना था, ये लोग खुद ही रिजेक्ट कर देंगे।
और कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, दोनों सदन में पेश हो सकता है। पारित, अच्छा दोनों सदन में पेश हो सकता है, ऐसा कोई दिमाग तो लगाना नहीं भैया, क्योंकि सदन में चर्चा तो दोनों में हो सकती थी, लोकसभा राज्यसभा में। तो इस वजह से कोई भी चर्चा, भाई राज्यसभा में भी तो चर्चाएं होती हैं विधेयक पर, और वहां पे भी तो महत्वपूर्ण चीज के लिए जो है किसी महत्वपूर्ण घटना पे चर्चा हो सकती है, तो उसको रोक देंगे पुरानी वाली को और महत्वपूर्ण पे शुरू कर देंगे, तो दोनों सदन में पेश हो सकती है। अच्छा महत्वपूर्ण के लिए चाहे पक्ष लाए चाहे विपक्ष लाए, कोई समस्या नहीं है भाई, महत्वपूर्ण चीज तो महत्वपूर्ण होगी, देश हित की बात होगी कोई तो। चलिए उसके बाद जो है पारित होने पर क्या होगा, जो रहेगी पुरानी वाली उसको रोक दी जाएगी। आगे देखते हैं, कुछ शर्तें हैं कि एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक से अधिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, तत्कालिक तथा महत्वपूर्ण होना चाहिए, पुराना या साधारण नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण साधारण तत्कालिक पुराना, तत्कालिक हो पुराना ना हो, महत्वपूर्ण हो साधारण ना हो, लोक महत्व का हो, निश्चित हो और तथ्यात्मक हो। आगे देखते हैं, ऐसे मामले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे मामले को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं लाया जा सकता। ये कौन कौन है, न्यायालय में विचाराधीन, संसदीय विशेषाधिकार, ऑलरेडी चर्चा हो गई हो, या किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से आ सके, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं मित्रों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति, अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से ही इसको जो है पेश किया जाता है, दोनों सदन में पेश किया जाता है। कोई सदस्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, कोई सदस्य किसका ध्यान आकर्षित करता है, मंत्री का, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर। तो यह भी वही है, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सब संबंधित मंत्री तुरंत या किसी अन्य दिन भाषण दे सकता है। तो यहाँ पर अविलंबनीय लोक महत्व लिखा हुआ है, तो मतलब कि जो प्रस्ताव ध्यानाकर्षण से लाया जा सकता होगा उसे जो है स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में लिखा गया था ऐसे प्रस्ताव नहीं लाए जाएंगे जो किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से लाए जा सकते थे। आगे आते हैं मित्रों, विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है कि किसी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, विपक्ष के सदस्य द्वारा, किसके द्वारा, विपक्ष के सदस्य द्वारा, जब किसी मंत्री या मंत्रियों ने सदस्यों जब किसी मंत्री या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो, या फिर किसी तथ्य को छिपाया हो, या गलत तथ्य सूचना पेश की हो, तो मंत्री की निंदा के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब विशेषाधिकार का उल्लंघन हो या गलत तथ्य पेश किया जाए। अब आते हैं इस समापन प्रस्ताव, ठीक है, वो स्थगन प्रस्ताव था, ये समापन प्रस्ताव है। तो इसका अन्य नाम क्या है, संवरण, कटौती प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। प्रस्ताव को अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, क्लोजर को बंद करना। उद्देश्य क्या होता है कि संसद में जो चर्चा चल रही है उसे बीच में रोकना, भाई पर्याप्त चर्चा हो गई है, अब मतदान कराया जाए। तो यह इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें 4 तरीके हैं कि साधारण समापन प्रस्ताव, कंगारू समापन प्रस्ताव, घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव, और गिलोटिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगर आप कहीं नेट पे डालिए वीडियो जो है, तो इसमें ऐसे एक आदमी को ऐसे बना रहता है और उसकी गर्दन इस साइड निकाल दी जाती है, ऐसे इसका गर्दन इधर, और ऊपर से एक बड़ा सा ऐसे समझ लीजिए एक प्रकार से तलवार जैसी गिरेगी और गर्दन उधर, बाकी धड़ इधर। तो इसको बोलते हैं गिलोटिन समापन प्रस्ताव। गिलोटिन का अर्थ वह होता था। तो अब जो है हम लोग जरा सा देखते हैं इसको जो है डिटेल में, ठीक है मित्रों। साधारण समापन प्रस्ताव का अर्थ यह है कि जैसे, अब इसका अर्थ यह होता है कि जैसे कोई चर्चा जो चल रही है, तो इसका आशय यह है कि सदस्य कहना चाहते हैं कि भैया पर्याप्त चर्चा हो गई है, वाद विवाद हो चुका है, अब इसको मतदान के लिए रखा जाए, इसको क्या है, वोटिंग के लिए रखा जाए, देखा जाए कि आप लोग पारित करना चाहते हो या नहीं। तो साधारण समापन प्रस्ताव यही होता है। कंगारू समापन प्रस्ताव, कंगारू समापन प्रस्ताव में क्या होता है कि जो विधेयक है उसके महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा होती है और वोटिंग करा ली जाती है। किस पे, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट वाले पे, IMP, इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, पार्ट पे जो है वोटिंग करा ली जाती है, और मान लिया जाता है कि जो सब इंपॉर्टेंट थे, मतलब जो कम इंपॉर्टेंट वाले थे, वो पारित हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव। घटक, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स मोशन। इसमें क्या है कि जैसे कोई विधेयक है, ठीक है, उसको जो है हम लोग कई सारे समूह में बांट लेंगे, उस विधेयक को कई सारे समूह में जो है बांट लेंगे, और उसको समूह बनाकर चर्चा करेंगे। जैसे 5-6 टॉपिक को एक साथ मिला लिया और उसकी चर्चा कर लिए। तो इस तरह अगर जो है कई सारे घटक को एक साथ मिला के चर्चा की गई हो और पारित करा लिया जाए, तो घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव कहा जाता है। अब आते हैं गिलोटिन प्रस्ताव पर। गिलोटिन प्रस्ताव में क्या होता है कि जैसे किसी विधेयक के या संकल्प के किसी हिस्से पर कोई चर्चा हुई ही नहीं है, ठीक है, फिर भी उसे जो है पारित कर देने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। कहा जाता है भैया चलो इसको पारित किया जाए, और
इसी प्रस्ताव को बिना चर्चा की प्रस्ताव अगर किया जाए पारित करने के लिए तो गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। और गिलोटिन का जो अर्थ होता है सिर काट देना। ठीक है, आगे आते हैं, अन्य प्रस्ताव देखते हैं मित्रों। सबसे पहले अनियमित दिन वाला प्रस्ताव। जैसे किसी प्रस्ताव की स्वीकृति तो जो है अध्यक्ष ने दे दी थी, लेकिन तिथि निर्धारित नहीं की थी कब इस पे चर्चा होगी। तो बीएसी जो है, जो कार्य मंत्रणा समिति है जो है, इसकी सलाह से तिथि निर्धारित कर ली जाती है। तो इसी को बोलते हैं अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। ऐसे ही मित्रों औचित्य प्रश्न है। औचित्य प्रश्न क्या होता है कि यह किसी विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, प्रायः लिखा है, मतलब हमेशा नहीं। और दूसरी चीज, जब प्रायः विपक्षी दल द्वारा कार्यवाही में नियम उल्लंघन पर, अगर किसी कार्यवाही में कोई नियम का उल्लंघन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे ही मित्रों नियम 377 है, जो किसी प्रस्ताव से प्रश्नकाल में ना उठाया जा सके उसे जो है नियम 377 से लाया जाता है। मतलब कि वो चीज ना तो किसी प्रश्न से उठाया जा सकता था ना किसी प्रस्ताव से, तो हम क्या करेंगे, नियम 377। ऐसे ही अगला है विशेष उल्लेख। तो जैसे नियम 377 लोकसभा के लिए है, सेम चीज राज्यसभा में क्या आता है, विशेष उल्लेख आता है। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं संकल्प पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, और इसका एक छोटा सा भाग है जिसे हमने क्या कहा है, संकल्प। तो संकल्प हमेशा महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में ही होता है। सबसे पहले ध्यान देना है, संकल्प हमेशा महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में होता है। आगे आते हैं मित्रों, इसमें क्या है, इसमें है प्रस्ताव कई प्रकार के हो सकते हैं। स्थानापन्न पूरक, ये तो हमने पहले ही बता दिया है आपको। प्रस्ताव पर मत विभाजन, वोटिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पर संकल्प पर अनिवार्यता ही मत विभाजन होगा, वोटिंग कराई ही जाएगी। आगे देखते हैं, आगे सरकारी संकल्प सप्ताह के पहले 4 दिन सोम मंगल बुध बृहस्पति, और गैर सरकारी संकल्प शुक्रवार को। एक शुक्रवार को बिल पे चर्चा होगी, ये लोग प्रस्ताव पारित पेश कर सकते हैं, और दूसरे शुक्रवार को संकल्प पेश कर सकते हैं। इन पर अंतिम 2.5 घंटे के दौरान चर्चा होती है। ठीक है, किस पर, जो ये पेश करते हैं, जो गैर सरकारी संकल्प या बिल आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर देंगे मित्रों, कि प्रश्न यह है कि संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा किस जो है अनुच्छेद से संबंधित है। तो कमेंट में जरूर जाइए और कमेंट करिए, और अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब आते हैं कुछ टर्म पे मित्रों। आगे आते हैं सत्रावसान। सत्र का अंतिम बैठक को क्या कहा जाता है, सत्रावसान, कि भैया इस दिन जो है सत्रावसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अगर दे देगा तो नहीं माना जाएगा, पीठासीन अधिकारी अगर ऑप्शन में देगा तो हम लोग उसको नहीं ही समझेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ही सत्रावसान करता है। ध्यान दीजिए, कीप इन माइंड लिखा हुआ है कि 3 सत्र होते हैं नॉर्मली, BMW, बजट, मानसून और शीतकालीन, विंटर। तो जैसे बजट सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन लोग आए, इकट्ठा हुए, और अंतिम दिन तक बैठते रहते हैं, तो इतने समय को सत्र कहा जाता है। अंतिम दिन क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है वो कहता है कि अनिश्चित काल के लिए जो है सदन को स्थगित किया जाता है। इसके बाद देखो, स्थगित कौन करता है, अध्यक्ष करता है, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचना लाता है कि अब सत्र का सत्रावसान कर दिया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति सत्रावसान घोषित कर देता है। सत्रावसान विधेयक पर क्या प्रभाव होगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोबारा सत्र शुरू होगा तो विधेयक उसी जहां पे समाप्त हुई चर्चा उसी के आगे, या जो है विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक जिंदा रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। आगे पीठासीन अधिकारी जो होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, साइन डाई स्थगन बोलते हैं। ठीक है, और स्थगन के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देता है सत्रावसान की। सत्रावसान कौन लाता है, राष्ट्रपति लाता है। स्थगन कौन करता है, अध्यक्ष करता है लोकसभा का, या जो सभापति होता है पीठासीन अधिकारी बोलूंगा तो दोनों का हो जाएगा, इसका अध्यक्ष उसका सभापति। स्थगन पे आते हैं, किसी बैठक को अस्थायी रूप से निलंबित करना। अस्थायी रूप से कि जैसे बैठक चल रही है, भाई सत्र चल रहा है, आपको समझा दिया 3 सत्र, और पहली बैठक से लेके आखिरी बैठक तक, अंतिम बैठक तक, इसके बीच के समय को क्या कहा जाता है, इसके बीच के समय को सत्र कहा जाता है। मान लो लेकिन 5वें दिन जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने कहा जो है इसको क्या किया, कुछ दिन के लिए कि बोला कि अब सदन जो है स्थगित रहेगी, लेकिन समय नहीं बताया। ठीक है, अस्थायी रूप से अगर स्थगित किया जाता है तो इसी को स्थगन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मित्रों जो है, और स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। और यह कितने समय तक करता है, निलंबित कर सकता है, कुछ मिनट के लिए,
कि कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए कर सकता है। सत्रावसान स्थगन में अंतर समझ में आ गया। सत्र होता है, 3 सत्र की जिक्र है। बीएमडब्ल्यू उस शुरुआत से लेके पहले अंतिम बैठक तक की तिथि को सत्र कहते हैं। जिस दिन अंतिम बैठक रहती है तो लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी कहता है कि अब जो है इसको जो है स्थगित किया जाता है और अनिश्चित काल के लिए। फिर उसके कुछ दिन में या कुछ समय में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देता है और जिसको सत्रावसान कहा जाता है। फिर यहाँ स्थगन आ गया। स्थगन का विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब विधेयक जिंदा रहता है। और अनिश्चित काल के लिए अगर स्थगित कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं साइन डाई स्थगन। निर्धारित समय और पीठासीन अधिकारी क्या है, जैसे 5 दिन के लिए स्थगन किया गया है पर वो तीसरे दिन भी फिर से बैठक बुला सकता है, मतलब स्थगन के निर्धारित तिथि से पहले भी बैठक बुला सकता है। अब आते हैं मित्रों विघटन पर। विघटन को अंग्रेजी में डिसॉल्यूशन कहते हैं। विघटन सदन को समाप्त कर देता है, ध्यान दीजिएगा, विघटन जो है सदन को समाप्त कर देता है। यह सिर्फ लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा का क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है, इस वजह से इसका विघटन नहीं हो सकता। और ये नई लोकसभा का गठन होगा। अगर मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई है तो नई लोकसभा का गठन होगा। अगर या नई पुरानी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तब भी विघटित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 85(2) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है समय समय पर सदन का, लोकसभा का विघटन कर सकता है, लोकसभा का। अच्छा, कब जो है विघटन होता है? जैसे कार्यकाल पूर्ण हो गया है, अगर कोई प्रस्ताव जो है सरकार के पक्ष में पारित ना हुआ हो, जैसे मान लो विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाती है पर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पक्ष में नहीं पारित होता, मतलब सरकार उसमें यस और नो में हार जाती है, तो जो है सरकार गिर जाएगी। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो लोकसभा में सदस्य हैं उससे जो है सरकार बनाना संभव नहीं है या उचित नहीं है, तो क्या होता है? तो लोकसभा विघटित कर दिया जाता है। अच्छा, विघटन का विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको जो है हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ाया था और वो चीज़ ये थी, लोकसभा के विघटन पर विधेयक पर पड़ने वाला प्रभाव। सबसे पहले विधेयक का शुरुआती सदन, अगर लोकसभा से शुरुआत हुआ है, राज्यसभा में पहुंचा है तो लैप्स हो जाएगा। अगर राज्यसभा में शुरू हुआ है, लोकसभा में पहुंचा है तो भी लैप्स हो जाएगा। जहां जहां लोकसभा आया, अगर राज्यसभा में शुरू हुआ था, राज्यसभा में ही है तो लैप्स नहीं होगा। लोकसभा में था, लोकसभा पहुंचा है तो लैप्स हो जाएगा। मतलब लोकसभा जहां पे भी टच हो रहा है वहां लैप्स हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा विघटित हो गई है, ठीक है। अगर लोकसभा से पारित हो गया था, शुरू हुआ था, पारित हो गया, फिर राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया है तो लैप्स नहीं होगा। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है, तब भी लैप्स नहीं होगा। अगर लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा दोनों के बीच गतिरोध हो गया, राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो गया, संयुक्त बैठक की अधिसूचना ये सापेव की मात्रा है, अधिसूचना जारी कर दी गई है, तभी लैप्स नहीं होगा। कब कब लैप्स नहीं होगा ये ध्यान देना है। जहां पे मैं आपको सीधे बता दूं, जैसे लोकसभा देखिए यहाँ ये मिल रहा है तो जो है लैप्स हो जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर लोकसभा में शुरुआत हुआ है और वर्तमान में राज्यसभा ने पारित कर दिया है लेकिन राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, तब जो है लैप्स नहीं होगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, याद करना है। और इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, अगले एक सूचना देनी थी, आगे जो है मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाने वाला हूँ मित्रों। ज्योग्राफी में जो टॉपिक होगा वो हम लोग मैप से शुरू करेंगे और मैप में सबसे पहला होगा हमारा नदी, जो विश्व की नदियाँ हैं। तो हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट लेंगे और उसकी नदियों को पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, चूंकि ट्यूशन एंड ट्रिक्स चैनल का नाम ही है। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।